जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदी वाले और आप देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी टॉपिक पीछे बता दिए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके पहले जो हम क्लास बताए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बताए थे, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो दोबारा लगा कि फिर से उसको वही चीज़ है पोस्टुलेट के फॉर्म में हम बता देते हैं, जैसे वो भी सही था। वो जो लिखाए थे पूरा इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम पार्ट बाय पार्ट बांट दिए थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। आज उसका पूरा पोस्टुलेट समझा देते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अगर नहीं दिखाई दे तो हम बोल तो रहे हैं, सुनकर लिख लीजिएगा। हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, दोनों में सुनकर लिख लेना। मेन होता है समझाना, और इसमें वैसा कुछ खास अभी नहीं समझाना। जैसे ही आप कूलम्ब्स लॉ में पहुंच जाइएगा ना, कूलम्ब फोर्सेज, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तब वहाँ से समझाना शुरुआत हो जाएगा। फिलहाल अभी पोस्टुलेट है तो आपको याद रखना होगा कुछ। हाँ, उसको समझा देते हैं, बता देते हैं है क्या। जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कहना है कि प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र चार्ज, या ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो सकता है, ऑन रबिंग। देखो, जो हिंदी वाले उसको ज़्यादा टफ नहीं है। ऑन मतलब तुमको पर मालूम होना चाहिए, रबिंग मतलब रगड़ना होना चाहिए। बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर बाउंड बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, तो वो न्यूक्लियस जब पढ़ाएंगे ना 12th में, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल याद रखिएगा। विच आर मच स्ट्रॉन्गर दैन द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि प्रोटॉन्स जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए। जैसे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, चार्ज का ट्रांसफ़र। जैसे कहते हैं ना कि चार्ज का ना तो निर्माण होता है ना नाश होता है, बस एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होता है। आइसोलेटेड बॉडी में आप चार्ज को बना नहीं सकते। तो प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। चार्ज अगर आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके लिए मेन जिम्मेवारी इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाता है तो वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया वह प्रोटॉन मतलब वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। कब? रगड़ने पर। जब हम लोग रगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि टूटेगा कौन? बाहर में, जो बाहर में होगा। जैसे यहीं पर, जैसे देखिए इस जगह पे, प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऑन रबिंग, जब हम रगड़ते हैं, क्योंकि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन टूटेगा, प्रोटॉन नहीं टूटता। बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसका कारण यह है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में सिर्फ है ही नहीं, आर बाउंड, वो बंधा हुआ है बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस है, विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन। अगर न्यूक्लियर फोर्सेस आपको लगाना है तो अगर न्यूक्लियस टूटेगा तो बहुत एनर्जी लगता है, उसमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है। विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। पहले इसका हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि रगड़ने पर या घर्षण करने पर आवेश के स्थानांतरण के लिए प्रोटॉन्स जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं, और वे न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा बंधे होते हैं एक दूसरे से। विच आर मच स्ट्रॉन्गर, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में लगने वाले बल से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? हिंदी बोल दिए, इंग्लिश समझा दिए, आप लिख लिए होंगे इस पोस्टुलेट को। अब देखिए इसको समझाते हैं क्या कह रहा है। जैसे एक एटम है, उस दिन भी हम बोले थे, आज फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़ बा।
एक आइटम दूसरा आइटम दोनों को अगर आपस में रगड़ते हैं तो टूटेगा कौन? टूटने के चांस ज़्यादा किसका है? अरे जाहिर सी बात है कौन टूटेगा? जो बाहर होगा। यानी ज़्यादा चांसेस बनता है कि इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें चला जाए या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। नाभिक नहीं टूटेगा। उसका एक रीज़न तो यह है कि नाभिक बीच में है, और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि नाभिक बीच में है तो नहीं टूटेगा। क्यों? हम पूरा आइटम को रगड़ के एकदम चूर चूर कर देंगे तो नाभिक में अंतिम में टूट जाएगा। नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के बीच में एकदम कस के जुड़ा हुआ रहता है। न्यूक्लियर फोर्सेस है। अभी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है तो न्यूक्लियर जब पढ़ाएंगे न्यूक्लियाई तब समझाएंगे कि बहुत स्ट्रांग फोर्सेस होता है। ये चाह कर भी अलग नहीं हो सकता एकदम नहीं, और अगर टूटेगा तो ब्लास्ट होगा, बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। अगर टूट गया तो या जुट गया तो भी एनर्जी निकलता है। तो दोनों ही सिचुएशन में लॉस तो होगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स नहीं टूटेगा, बहुत मुश्किल है। टूटेगा ही नहीं कहते कि एकदम असंभव है, बहुत मुश्किल है। नॉट रिस्पॉन्सिबल, लगभग मान के चलो कि इम्पॉसिबल इसको तोड़ना। जितना में हम इसको तोड़ेंगे उतना में कर धज्जे उड़ जाएगा एटम के। तो प्रोटॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and these are bound by nuclear forces which are much stronger than the force between electrons and nucleus। जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में फोर्स है सर, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो फोर्स है उससे कई गुना ज़्यादा होता है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स। इसलिए जब दो आइटम को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। चार्ज मतलब प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ये बात कल भी आपको बताए थे कि अलग अलग तरह का मटेरियल है तो उसके लिए डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। क्यों बताए थे? क्लोरीन और सोडियम का उदाहरण लेके, क्योंकि सिर्फ साइज डिपेंड नहीं करता, और भी बातें। देखिए कल ये वाला चीज़ को हम थोड़ा सा सरिया के लिख दिए, ठीक है। कल जैसे जैसे थ्योरी था वो पूरा लिख दिया था, थोड़ा सा नंबर बना के लिख दिए। कल भी शायद ऐसे ही बताए थे। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग या भिन्न भिन्न पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, या भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सब एक जैसा नहीं होता है। इसका ये मतलब हो गया, कल समझा दिए थे। देखिए बोर नहीं होना है, हम सिर्फ वही चीज़ बात दोबारा बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ बार बार आपको बताएंगे। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी हम समझाए हुए कल, आज सिर्फ लिख दिए हैं। कल समझाए थे, आज यही चीज़ लिख दिए। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज लेस देन, हम बतलाए थे कि पॉजिटिव चार्ज, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यों हुआ? पॉजिटिव होने का कारण क्यों है? तो पॉजिटिव होने का कारण है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जंप कर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। जितना इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन उसका मास बढ़ जाएगा। तो द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज लेस देन, कम हो जाता है किससे? मास व्हेन इट वाज अ न्यूट्रल बॉडी। इसके कहने का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी होता है उसका मास कम हो जाता है किससे? जब वह बॉडी न्यूट्रल था। यानी हम कह सकते हैं कि उदासीन वस्तु की तुलना में, या उदासीन वस्तु की तुलना में धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान कम जाता है। उदासीन वस्तु की तुलना में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम जाता है। कितना कम जाता है वह? कितना डिक्रीज हो जाता है? डिक्रीज इन द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में जो मास डिक्रीज होता है वह कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन आप लॉस्ट किए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी। बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है उसमें गुना कर दीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इतना भेज दिए कहीं तो इतना मास मेरा कम हो गया। हम अपने शरीर में से मान लो 10 गो इलेक्ट्रॉन अगर भेज दिए
तो 10 इलेक्ट्रॉन और हर एक का मास इतना इतना, तो 10 गुने इतना कर दिए। यानी डिक्रीज इन द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का जो मास में कमी हुआ वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी, जब बॉडी लॉस्ट किया है इलेक्ट्रॉन उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप गुना कर दीजिए। मीन्स हिंदी में आप कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में जो कमी होता है, धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी, उस वस्तु के द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका ये मतलब हो गया। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम हो गया तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज मोर देन किससे? द मास व्हेन इट वाज अ न्यूट्रल बॉडी। यानी कहने का मतलब है कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज मोर देन किससे? द मास व्हेन इट वाज न्यूट्रल बॉडी। मतलब यह सेंटेंस यह कहना चाह रहा है कि एक ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से ज़्यादा होता है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? इंक्रीज इन द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। उस ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुआ, ऋणावेशित वस्तु नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ऋणावेशित आवेशित ऋण नेगेटिवली चार्ज्ड आवेशित बॉडी माने वस्तु, ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द बॉडी, मतलब वो उस बॉडी के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया गया वो, और गुने में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर वस्तु के द्वारा ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुने इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये हो गया इतना वृद्धि। और बाकी दो पोस्टुलेट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ए चार्ज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ, एसोसिएट मतलब जोड़ना। एक चार्ज जो जुड़ा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है किससे? विद अ प्रोटॉन। ए चार्ज एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के साथ जुड़ा रहता है चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अ चार्ज एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स, ये सब चीज़ देखो फंडामेंटल है, आपको याद रखना है, क्योंकि पूरा साल भर तक आप पढ़ोगे तो बार बार ज़रूरत पड़ेगा जब जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ए चार्ज एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज। द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोटॉन पे जो होगा वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होगा जो नेगेटिव। यानी हम इसको कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे जो आवेश रहता है या प्रोटॉन के साथ जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे धन आवेश कहा जाता है। प्रोटॉन पर धन आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, भी प्लस में। सेम चीज़ पर इधर आ जा। अ चार्ज एसोसिएटेड विद, ए चार्ज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ए चार्ज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। मतलब वह चार्ज या वैसा चार्ज जो लगा हुआ रहता है विद मने के साथ, किसके साथ में? एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ या उसके साथ में संबंध रहना या उसी से रहता है। वैसा चार्ज जो किस पर है या किस पे जुड़ा हुआ है? विद एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज। अ चार्ज एसोसिएटेड मतलब चार्ज जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ में? विद माने के साथ, एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या कहा जाता है? नेगेटिव चार्ज। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ऑन माने पर, एन माने एक ही एन है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज
कहाँ होता है, एन इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, लेकिन माइनस में। यानी हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के साथ जो आवेश लगा रहता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का पोस्टुलेट हम कल भी बता दिए थे छाट कर, लेकिन अपने मन से। आज चलो अलग अलग बता दिए, दोनों सेम चीज़ बात, दोनों में कोई खास अंतर नहीं। उसमें भी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो गया होगा, हो सकता है इसमें एक पॉइंट अलग से बता दिए। सबको मिला दीजिएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन थ्योरी का ही पोस्टुलेट है। और बाकी कल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेज आपको मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर दिन आपको क्लास को हम रिपीट नहीं करेंगे। आज इसलिए रिपीट किए क्योंकि हमको लग रहा था ऐसा कि शायद कल हम बेहतर नहीं समझा पाएँ या फिर सही से लिख नहीं पाए पोस्टुलेट को, आज सही से लिख दिए हैं। बाकी फिर इसी तरह से अगर आप साल भर तक फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपके पास फिजिक्स का क्लास तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा। फिर हम बताते हैं कि एग्ज़ाम में जो आता है उतना हम नहीं पढ़ाएंगे, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना पढ़ा दीजिए सर, पढ़ के जाएंगे परीक्षा पास कर जाएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा, हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे कि जितना एग्ज़ाम में आता है उतने पढ़ा दीजिए, इससे कैसे होगा। हम आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, पूरा फिजिक्स का, एक एक करके जो हमको पॉइंट मिलेगा, जो टॉपिक, हम हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये कभी नहीं पढ़ाएंगे कि इतना पढ़ लो ये परीक्षा में आ जाएगा, ये वाला पढ़ लो ये परीक्षा में आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। और अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि ऐसे है तो नहीं देखिए मेरे चैनल को, क्योंकि हम एक एक करके बताएंगे। पूरा सिलेबस में जो भी आपको है एक एक टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं पूरा। जब थोड़ा सा अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाना चाहें तो उसमें भी हल्का सा टच कर जाए, तो नहीं कहेंगे पूरा इंजीनियरिंग आपका निकल जाएगा, लेकिन उसमें भी टच कर जाए, थ्योरी वाला पार्ट एक भी नहीं छूटे। हाँ, न्यूमेरिकल में दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, थ्योरी वाला नहीं छूटना चाहिए। तो हम आपसे ये वादा नहीं करते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को देखिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। चलिए आज यहीं तक, बाकी फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अभी क्लास छोटा है इसलिए उबिएगा नहीं, क्लास जल्दी लंबा होने वाला है, ठीक है। अभी बोर्ड भी छोटा है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल।